नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर के बिहार स्पेशल सेगमेंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के वन एवं वन्य जीवों के बारे में। जी हां, हम लोग इसमें देखेंगे बिहार के कितने भी जो वन्य जीव अभयारण्य है, जो संरक्षित क्षेत्र हैं, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी, बिहार एसआई इत्यादि बिहार के जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहां से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि बिहार बीपीएससी 66 के मेंस का डेट आ चुका है। बीपीएससी 67 पीटी का नोटिफिकेशन आने वाला है। और इसके अलावा आपका सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला है, बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है, और बिहार एसएससी का भी इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों का नोटिफिकेशन इसी सप्ताह आने वाला है। तो ये 4-5 महीने जो होंगे दिसंबर तक, उन सब में ये 5-6 एग्जाम महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अभी से कमर कस लीजिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा यदि चैनल पर पहले से सदस्य हैं तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, बिहार के वन एवं वन्य जीवों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिहार पर्यावरणीय एवं भौगोलिक दृष्टिकोण से विविधताओं वाला राज्य है। जैसा पूरा भारत है अपना, राज्य की जलवायु मानसूनी है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी है। यहाँ वर्ष की 3-4 माह की अवधि में ही 80% वर्षा हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 जून को मानसून जो है वो बिहार में दस्तक दे देता है, और यह जो है 3-4 महीने तक लगातार बारिश होती है यहाँ पर, और 80% वर्षा इसी 3-4 माह में हो जाती है। शेष माह अपेक्षाकृत वर्षा रहित ही होते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा होती है या नहीं भी होती है। जलवायु के इसी प्रभाव के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो बिहार में कैसे वन पाए जाते हैं, यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी पर्णपाती यानी कि पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, जो पत्ते गिरा देते हैं। जब पेड़ पत्ते क्यों गिराते हैं? जब पानी की कमी हो जाती है तो पत्ते गिरा देते हैं, और जब पानी की अधिकता होती है, जब वो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तब वो पत्तियां अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो यह होता है पर्णपाती वन, जो कि पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, पतझड़ के मौसम में। आगे देख लेते हैं। राज्य की जलवायु मानसूनी होने के कारण यहाँ की वनस्पति का निर्धारण मुख्यतः वर्षा के द्वारा ही होता है। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैमूर पहाड़ी क्षेत्र व शिवालिक श्रेणी की वनस्पतियों को ऊंचाई भी जरूर प्रभावित करती है। इसके अलावा देखें तो विभाजन के बाद बिहार को कुल 54% भूमि मिली, तथा अविभाजित बिहार के कुल वन क्षेत्र का मात्र 21% ही बिहार में रह गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सन 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, और यहाँ का जो 46% या 48% भूमि है वह झारखंड में चला गया था। ये वन क्षेत्र की बात हो रही है कि आपका अविभाजित बिहार का कुल वन क्षेत्र जो है वह 21% ही बिहार में रह गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में वन प्रदेशों के बारे में यदि देखें तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से मैं यह ले रहा हूं। इसके अनुसार राज्य में रिकॉर्ड वन क्षेत्र जो है वह 6877 वर्ग किलोमीटर है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पूछा जा सकता है, एग्जैक्ट आंकड़ा पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 6877 वर्ग किलोमीटर है राज्य में रिकॉर्ड वन क्षेत्र, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.30% है। तो यह पॉइंट भी याद रखिएगा कि कुल क्षेत्रफल जो आपका वन का है वह पूरे राज्य के क्षेत्रफल का 7.30% है, या फिर 7.3% भी आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 2019 के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल वनावरण कितना है, तो 7305 किलोमीटर है। ठीक है, 7305 किलोमीटर वनावरण है, जो कि देश का 1% है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, देश का 1% है।
पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से, अच्छा यहाँ पर आप सोचेंगे कि 6877 वर्ग किलोमीटर रिकॉर्ड वन क्षेत्र है और 73.05 किलोमीटर आपका कुल वनावरण कैसे हो गया, तो यह जो है वन के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड्स आते हैं वो है, और यह जो है आपका जहाँ जहाँ भी हरियाली है उसका विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो इस कारण से यह जो है देश का 1% है, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं, पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से यह प्रतिशत बहुत कम है, क्योंकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 33.33% भाग में वन का होना अनिवार्य है। तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह बीपीएससी में एग्जैक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और आपका वन क्षेत्र भी जो है एग्जैक्टली पूछा जा चुका है। ओके, हाल ही में पूछा गया है 2-3 साल पहले। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन प्रदेश कहाँ है? कैमूर जिला में है, जिसका क्षेत्र है भभुआ, तथा सबसे कम जो है वो जहानाबाद जिला में है। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कैमूर में, भभुआ में, और सबसे कम जो है वह आपका जहानाबाद जिला में है। बिहार में अत्यंत सघन वन 333 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन 3280 वर्ग किलोमीटर तथा खुले वन 3692 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो यह कुछ आंकड़ा है जो कि आपको याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। सब्जेक्टिव में यदि आप याद रखें और आंसर में यदि मेंस में लिख दें तो मज़ा आ जाए, फिर तो नंबर आपका बिल्कुल बढ़ जाएगा। बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 2013-14 से 2018-19 के बीच वानिकी एवं सिल्ली उत्पादन का हिस्सा 1.6% था। यह भी याद रखिएगा कि बिहार का जो जीडीपी है, ठीक है, बिहार के जीडीपी में 1.6% हिस्सा जो है वह वानिकी का और सिल्ली उत्पादन का है। सिल्ली उत्पादन मतलब जो वनों से लकड़ियां प्राप्त होती है उसके बारे में कहा जा रहा है। बिहार में कुल वृक्षादन, यानी कि वृक्षादन जो है वह 2003 वर्ग किलोमीटर है। वृक्षादन क्या होता है? जहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उस क्षेत्र को वृक्षादन कहा जाता है। ठीक है, तो 2003 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.1% है। ठीक है, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है। 2019 में बिहार में वनाच्छादन राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.8% है। यह भी इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है। वनाच्छादन प्लस वृक्षादन दोनों को मिला करके, जहाँ पर वन है और जहाँ पर वृक्ष हैं, दोनों को मिला करके 9309 वर्ग किलोमीटर टोटल होता है, जो कि बिहार के भौगोलिक कुल क्षेत्रफल का 9.9% है। यह जो है आपका 2011 से 2019 तक 95 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें हुई है। यह भी इम्पोर्टेंट आंकड़ा है। आगे देख लेते हैं, सर्वाधिक अति सघन वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम चंपारण, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद जमुई और उसके बाद लखीसराय। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट है, यह पूछा भी जा चुका है। शायद 65वीं या 66वीं में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा सघन वन बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम चंपारण में। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और सर्वाधिक मध्यम सघन वन के बारे में देखें तो यह भी पश्चिम चंपारण में पाया जाता है, जबकि सर्वाधिक खुले वन वाला जिला जो है वह कैमूर है। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखते हैं सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन, यदि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो आपका कैमूर में है और उसके बाद जमुई में है। ठीक है, कैमूर में 31.4% और जमुई में 20.9%। यह इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको निश्चित तौर पर याद रखना है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। वनों को सुरक्षा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वनों को सुरक्षा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका संरक्षित वन। इसमें ऐसे वन शामिल हैं जिनमें लकड़ी काटने एवं पशु चराने की अनुमति नहीं होती है, वो संरक्षित वन कहलाते हैं। इन वनों को सरकार के संरक्षण में रखा जाता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में संरक्षित वनों का क्षेत्रफल 693 वर्ग किलोमीटर है। तो यह भी इम्पोर्टेंट आंकड़ा, 693 वर्ग किलोमीटर जो है वह रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। ठीक है, बिहार में। आरक्षित वन, दूसरा जो श्रेणी है वो है आरक्षित वन। तो इसमें ऐसे वन आते हैं जिसमें एक सीमित मात्रा में लकड़ी काटने तथा पशु चराने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में आरक्षित वन कितना है? तो 6183 किलोमीटर स्क्वायर है। तो याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट आंकड़ा है।
अब है अवर्गीकृत वन। तीसरा जो श्रेणी आता है जो जिसका कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है वैसा वन आता है, ठीक है। तो ये अवर्गीकृत वन के देखें तो इन वनों में लकड़ी काटने या पशुचारण का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, परंतु सरकार इसके लिए शुल्क निर्धारित करती है, मतलब कुछ आपका शुल्क जो है वो देना पड़ेगा। रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल 0.68 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि वर्ग किलोमीटर है, तो यह भी याद रखिएगा। जलवायु एवं वर्षा के आधार पर वनों का यदि वर्गीकरण करें तो बिहार में कौन कौन से वन पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। पहला है आपका आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन, ये वन राज्य के ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। इन वनों को दो भागों में विभाजित किया गया है और ये देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। तो पहला है आपका सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन। सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वनों के बारे में देखें तो इस प्रकार के वन में 160 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। राज्य में ये वन पश्चिम चंपारण में पाए जाते हैं और इसीलिए अति सघन वन वहाँ पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन है? तो शीशम है, खैर है, साल है और सेमल है, ठीक है। इन वनों के ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ सामान्य वृक्षों के अलावा सवाना प्रकार के वन यानी कि छोटे वृक्षों के साथ घास के मैदानों का भी विकास हुआ है, ठीक है। तो ऊंचाई पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सोमेश्वर की श्रेणी है पश्चिम चंपारण में आपका, तो इसलिए ये ऊंचाई पर वन विकसित हुए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं तराई क्षेत्र के वन। तराई क्षेत्र किसको कहा जाता है? तराई क्षेत्र कहा जाता है गंगा के मैदान का जो तराई क्षेत्र होता है, गंगा के मैदान में जो आपका दलदली क्षेत्र एक तरह से कह सकते हैं वो होता है आपका तराई क्षेत्र, ठीक है। और इसमें देखें तो गंगा के मैदान के तराई क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी भागों में तराई क्षेत्र के वन पाए जाते हैं। इन वनों में निम्न दलदली भूमि पाई जाती है। जैसे मैंने बताया, राज्य के सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिलों में तराई क्षेत्र के वन संकुचित पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। तो आपका तराई क्षेत्र के वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं यह याद रखिएगा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिलों में। आगे देख लेते हैं इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन कौन है? तो बांस है, नरकट है, सवई है, झार है तथा सेमल है, ठीक है। आगे देखते हैं तराई क्षेत्र के वनों में साल वृक्ष केवल सहरसा एवं पूर्णिया के उत्तरी सीमांत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यदि स्पेशली पूछ दिया जाए कि साल वृक्ष कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बिहार में, तो सहरसा एवं पूर्णिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं बिहार के दक्षिणी जिलों में साल वनों की बहुतायत है और ये जिले हैं साल वन और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर और बांका, ठीक है। तो ये सब है जहाँ पर साल वृक्ष, साल के वन जो है, साल वृक्ष जो है वो बहुतायत में मिलते हैं, अधिक संख्या में मिलते हैं। आगे देख लेते हैं शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में, ठीक है। पहला श्रेणी हम लोगों ने देखा था सोमेश्वर की श्रेणी वाला या फिर दून वाला। दूसरा है यह शुष्क पर्णपाती वन, वहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन था, यह है शुष्क पर्णपाती वन। यह वनस्पति उन प्रदेशों में पाई जाती है जहां प्रायः वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। वहां पर 120 सेंटीमीटर से अधिक, यहां पर 120 सेंटीमीटर से कम, ठीक है। तो ये अधिक घने नहीं होते हैं। इन वनों का विकास राज्य के पूर्वी, मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से हुआ है। जब भी मैं किसी जिला का नाम लेता हूं ना, बिहार का मैप आपके सामने होना चाहिए, तो आपको जिला स्पष्ट रूप से समझ में आएगा और ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से आपके सामने घूमने लगेंगी और यह जरूरी होता है। ये वन राज्य के गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, नवादा, शेखपुरा, बांका एवं जमुई जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन है? तो पलाश है, शीशम है, खैर है, आंवला है, महुआ है और अमलतास इत्यादि है, ठीक है। आगे देख लेते हैं वनों के महत्व के बारे में। तो वनों का महत्व देखें तो सबसे पहले तो वन उत्पाद हमको बहुत सारा मिलता है, तो प्रमुख वन उत्पाद जो हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने तथा औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति हेतु वन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राज्य में अनेकों प्रकार के महत्वपूर्ण वन उत्पाद प्राप्त होते हैं जिनके एकत्रीकरण एवं विपणन का दायित्व बिहार राज्य वन विकास निगम का है। तो यह याद रखिएगा कि बिहार राज्य वन विकास निगम जो है वह
वन उत्पादों का एकत्रीकरण मतलब उसको इकट्ठा करना और विपणन करना या फिर यानी कि उसको ट्रांसफर करना, व्यापार करना उसका, ठीक है। वन उत्पादों की बिक्री से राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती है तथा इसके संग्रहण एवं वितरण से अनेक प्रकार के रोजगारों का भी सृजन होता है। अब राज्य में वनों से प्राप्त कुछ प्रमुख वन उत्पाद हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है आपका सेमल। सेमल के बारे में देखें तो इस वृक्ष की लकड़ी का रंग सफ़ेद होता है तथा यह हल्की एवं मुलायम होती है। सेमल वृक्ष से प्राप्त होने वाली रुई का उपयोग चिकित्सा एवं घरेलू कामों में किया जाता है, तो इससे हमें रुई की प्राप्ति होती है। दूसरा है आपका साल। इस वृक्ष की लकड़ी कठोर एवं टिकाऊ होती है। इसका उपयोग फर्नीचर, मकान, रेल की पटरियों इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। वैसे अब तो रेल की पटरी बनाई नहीं जाती है इससे, लकड़ी से बहुत कम बनाई जाती है, लेकिन इसमें भी इसका इस्तेमाल हुआ करता था। आगे देख लेते हैं शीशम के बारे में। तो इस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग मुख्यतः फर्नीचर एवं मकान इत्यादि बनाने में होता है। नेक्स्ट है आपका तून। तून जो है यह पहाड़ी ढालों पर पाए जाने वाले मजबूत लकड़ी वाले वृक्ष होते हैं, ठीक है, तून इसका नाम होता है। नेक्स्ट है लाख। लाख तो आप सब लोग जानते हो, लहठी जिससे बनता है। दुर्गा पूजा में देखते होंगे, दशहरा में बहुत सारी महिलाएं पहनती हैं पीला पीला लहठी। इसका उत्पादन लैसीफर यानी कि लक्का नामक कीड़े से किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये कीड़े कुसुम, पलाश, गुल्लर लिखा हुआ है लेकिन गुल्लर होना चाहिए, बरगद, खैर इत्यादि वृक्षों की मुलायम टहनियों से रस चूसकर लाख का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन से पेड़ से बनाया जाता है लाख, ये आप देख लीजिएगा। और कौन सा आपका कीड़ा है, कीड़ा का नाम है लैसीफर, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका टसर सिल्क, जानते होंगे भागलपुर का प्रसिद्ध है। भागलपुर के वनों में पाए जाने वाले अर्जुन के पत्ते पर पलने वाले रेशम के कीड़ों से यह प्राप्त होता है टसर सिल्क, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है भागलपुर के टसर सिल्क को। यह भी मैंने बताया था आपको जनवरी के करेंट अफेयर्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं बांस, तेंदुपत्ता एवं सेवई घास। इससे गोंद की प्राप्ति होती है, ठीक है, गोंद चिपकाने वाला जिसको हम लोग गम बोलते हैं। सवई घास का उत्पादन राज्य के भागलपुर जिले में किया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। सवई घास का उत्पादन कहाँ होता है, तो बिहार में भागलपुर में जिले में किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं बिहार राज्य वन विकास अभिकरण के बारे में, ठीक है। जैसा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि वन उत्पाद जितने भी होते हैं उनका एकत्रीकरण और विपणन कौन करता है, तो बिहार राज्य वन विकास अभिकरण करता है, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। बिहार सरकार ने आम लोगों की मदद से राज्य के प्राकृतिक वनों का संयुक्त वन प्रबंधन द्वारा वानिकी विकास, सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु सोसाइटी पंजीकरण एक्ट के तहत 10 वन वानिकी विकास अभिकरणों का गठन किया है। तो टोटल कितने हैं, 10 हैं, संख्या याद रखिएगा। टोटल वन विकास अभिकरणों की संख्या 10 है। वन विकास एवं नियोजन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सभी योजनाओं का क्रियान्वयन संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत ग्राम वन प्रबंधन एवं सुरक्षा समिति के द्वारा किया जाता है। इस अभिकरण द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण योजना, ग्रीन इंडिया मिशन, टसर, खाद्य वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों का संचालन राज्य में किया जा रहा है। तो ये कौन कौन सी योजनाएं जो हैं इनके बारे में यदि पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पीटी में खास करके। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय वनीकरण योजना के अंतर्गत आपका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा 100% धन उपलब्ध कराया जाता है। तो इस योजना के लिए, राष्ट्रीय वनीकरण योजना के लिए किसके द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है, यह याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार के 4 चयनित क्षेत्रों अघौरा जो कि कैमूर में है, धरहरा जो कि मुंगेर में है, बांका और इमामगंज गया के विकास हेतु बहुआयामी योजना तैयार की गई है। तो यह जो है आपका करंट अफेयर्स में भी आ जाएगा। यदि वनों के विकास के संबंध में मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर भी आप ये संदर्भ दे सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट भी क्वेश्चन आपका पीटी में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री टसर विकास परियोजना के तहत बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा टसर खाद्य वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, मेंस में भी और पीटी में भी
यह काम आ सकता है। अब देख लेते हैं बिहार में वन से संबंधित प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आते हैं हम लोग और देखते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व वानिकी दिवस जो है वह 21 मार्च को मनाया जाता है। तो यह तो इम्पोर्टेंट है, बराबर पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, यह मई के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। तो ये पर्यावरण दिवस तो बिल्कुल निश्चित रूप से याद ही होना चाहिए। आगे देखते हैं वन महोत्सव। तो वन महोत्सव जो है वह जुलाई से सितंबर में मनाया जाता है। ठीक है, यह बिहार में। इसके अलावा विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे जो है वह 9 अगस्त को मनाया जाता है। यह आने भी वाला है तो हो सकता है पूछ दिया जाए, याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह भी आपका परीक्षा के दौरान आएगा तो याद रखिएगा, और इसका थीम भी आपका करंट अफेयर्स में बताऊंगा मैं। वन्य प्राणी सप्ताह जो है वह 2 से 9 अक्टूबर को। इसके अलावा विश्व पशु कल्याण दिवस जो है वह 4 अक्टूबर को। और डॉल्फिन दिवस, ये याद रखिएगा, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर। ठीक, आगे देखते हैं वन नीति के बारे में। बिहार सरकार की वन नीति राष्ट्रीय वन नीति का ही अनुसरण करती है, बिहार सरकार की वन नीति भी। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम 1952 में वन नीति बनाई गई थी, परंतु वनों के असाधारण विनाश एवं अन्य वनीय समस्याओं के आलोक में 1988 में नई वन नीति बनाई गई थी। ठीक है, तो सबसे पहला जो बना था वो 1952 में बना था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा कटाई होने लगा वृक्षों का, और इसके आलोक में जो है 1988 में नया वन नीति बनाया गया था। तो दोनों डेट दोनों वर्ष जो है वो याद रखिएगा। मैदानी राज्य होने के नाते राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा से लिहाज से बिहार में न्यूनतम 22% हिस्से पर वन होना चाहिए। ठीक है, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 22% हिस्से पर वन होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के हिसाब से, मैदानी राज्य होने के नाते। परंतु बिहार में कुल क्षेत्र का मात्र 7.3% भाग पर ही वन है, जो कि बिहार में पर्यावरण असंतुलन को दर्शाता है। इस समस्या को दूर करने हेतु वनों के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वन आधारित राज्य प्रायोजित कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में अब हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं। वनों के विस्तार और पर्यावरण को समृद्ध करने के उद्देश्य से बिहार सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पहला है आपका हरियाली मिशन। बिहार राज्य कृषि रोड मैप के एक प्रमुख अवयव के रूप में हरियाली मिशन को शामिल किया गया है, जो कृषि विकास योजनाओं का एक घटक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वर्ष 2018 तक राज्य के वृक्षादन क्षेत्र को बढ़ाकर 15% करना है, जो वर्तमान में 7.21% है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये पूरा हुआ या नहीं हुआ यह तो देखने वाली बात होगी। हरियाली योजना के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन हैं? तो जल छाजन विकास के अंतर्गत 2000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य करना, जिसमें 1000 वर्ग किलोमीटर अवकृष्ट वन क्षेत्र में वृक्षारोपण द्वारा पुनर्वास कार्य सम्मिलित किया गया। मतलब कि दोबारा से वृक्ष लगाना, इसको वृक्षारोपण या फिर पुनर्वास कार्य कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कृषि वानिकी द्वारा किसानों को आय संवर्धन और बीपीएल परिवारों को रोजगार एवं जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। इसके अलावा और क्या क्या इसका लक्ष्य है? तो राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, तथा कच्चे माल की आपूर्ति करना, राज्य में पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने के साथ साथ तटबंधों, नहरों एवं सड़क किनारे कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण पर बल देना, राज्य में वानिकी शोध विषयों जैसे अच्छे वृक्षों की पहचान, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यक्रम इत्यादि प्रारंभ करना। यह है आपका हरियाली मिशन का उद्देश्य। राज्य सरकार भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के साथ कृषि वानिकी की प्रजातियों जैसे सीसम, पॉपुलर, मिलिया, यूकेलिप्टस इत्यादि पर शोध कार्य को बढ़ावा दे रही है। तो यदि हरियाली मिशन के बारे में पूछा जाए या फिर यदि वन क्षेत्र के बारे में पूछा जाए मेंस में, तो यह सब पॉइंट आप निश्चित रूप से लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं हरियाली मिशन के अंतर्गत
कौन कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो पहला है आपका कृषि वानिकी अन्य प्रजाति योजना। बिहार में इस योजना का क्रियान्वयन 2012-13 से ही हो रहा है, जिसका लक्ष्य 5 वर्षों में 3.6 करोड़ पॉपुलर एवं 2.4 करोड़ अन्य प्रजातियों यानी कि टोटल 6 करोड़ पौधे लगाना है। किसानों को उनके पसंदीदा पौधे जो भी यथासंभव हो बरसात के मौसम में अपने खेत, बगान या मेड़ पर लगाने हेतु निःशुल्क दिए जाते हैं इसके द्वारा। इसके अलावा पौधों की सही देखभाल करने तथा उन्हें सुरक्षित रखने पर किसानों को प्रथम वर्ष के अंत में 15 रुपये तथा दूसरे और तीसरे वर्ष में 10 रुपये दिए जाते हैं। पौधों के बड़ा होने पर उनसे होने वाली संपूर्ण आय पर किसान बंधुओं का ही अधिकार होता है, राज्य उसमें से हिस्सा नहीं लेती है। और योजना के तहत कौन कौन से पौधे लगाए जाते हैं, तो योजना के तहत आपका सागवान, महोगनी, गम्हार, शीशम, खैर तथा अन्य प्रजातियां लगाई जाती हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही केवल पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। अभी हम बिहार बीपीएससी के लिए मेंस और पीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें पीटी के जो पॉइंट है उसमें मैं इंपॉर्टेंट आई लिख दे रहा हूं और जो आपका मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता चल रहा हूं, ठीक है। तो बोर यदि हो रहे हैं तो बोर होने की जरूरत नहीं है, आप पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा घूम आइए और उसके बाद फिर से देखिए, लेकिन पूरा वीडियो जरूर से जरूर देखिए। आगे देख लेते हैं। दूसरा है आपका कृषि वानिकी पॉपुलर ईटीपी योजना, ठीक है। हरियाली मिशन के तहत उद्यमियों, किसानों एवं जमीन मालिकों द्वारा पॉपुलर का पौधरोपण इसके तहत किया जाता है। योजना का उद्देश्य देखें तो किसानों के खेतों में पॉपुलर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, राज्य में किसानों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण, वन आधारित उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराकर राज्य में औद्योगिकीकरण पर बल देना इत्यादि इसका लक्ष्य है। पॉपुलर रोपण हेतु न्यूनतम 10 फीट की ऊंचाई तथा 2.5 इंच की गोलाई के पौधरोपण के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। किसानों को निःशुल्क यह दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत पॉपुलर रोपण योजना, ठीक है। तो यह एक बिहार सरकार की योजना है जिसके तहत पॉपुलर रोपण किया जाता है। तो इसके तहत लाभार्थी कृषकों को पॉपुलर की कटिंग निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तथा तैयार पौधे विभाग द्वारा वापस खरीद लिए जाते हैं। इसका उद्देश्य कम समय में अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए पौधे तैयार करना है, साथ ही पॉपुलर वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराना भी इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री निजी पौधशाला अन्य प्रजातियों के लिए योजना। ऊपर हम लोगों ने देखा पॉपुलर के लिए, अब ये है अन्य प्रजातियों के लिए, ठीक है। तो इस योजना को पौधशालाओं की स्थापना हेतु बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वनों के बाहर वृक्षावरण को इससे बढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य में विभागीय एवं कृषि वानिकी हेतु बड़े पैमाने पर पौधों की आपूर्ति निजी पौधशालाओं से कराने का प्रावधान है। इसके तहत विभिन्न प्रजातियों के उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार किए जाते हैं। 5 वर्षों में कुल 874.73 लाख पौधे तैयार करने का लक्ष्य है। इस योजना में सेमल, अमलतास, महुआ, शीशम, बांस इत्यादि पौधे का रोपण किया जाता है। तो इस योजना के तहत कौन कौन से पौधे हैं यह बीपीएससी पीटी में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। इस योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा 2013 में की गई थी, यह भी पीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देख लेते हैं वृक्ष संरक्षण योजना। प्राकृतिक वनों के बाहर स्थित रास्तों के किनारे, प्राकृतिक वन जितने भी हैं उनके बाहर स्थित जितने रास्ते हैं उनके किनारे, नहर तटों तथा बांधों के किनारे ग्रामीण सहभागिता से वृक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत वृक्षारोपण स्थल के निकट ग्रामीणों में से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को 20 वृक्षों की इकाई बनाकर पौधे आवंटित किए जाते हैं। मृदा नेक्स्ट है आपका मृदा एवं जल संरक्षण योजना। इस योजना के तहत विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर पहाड़ों पर मृदा क्षरण से बचाव एवं उनके ढालों पर जल का संचयन करने इत्यादि का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना में नालंदा, मुंगेर, गया, बेतिया, बांका, जमुई, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद के वन प्रमंडलों को शामिल किया गया है। तो योजना में कौन कौन से वन प्रमंडल शामिल हैं यह याद रखिएगा। मृदा एवं जल संरक्षण योजना के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे देख लेते हैं मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना। ये तो लेटेस्ट ही है, तो याद रखिएगा जरूर।
आगे है मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना। राज्य में यह योजना 15 अगस्त 2006 को 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश में अवस्थित सभी मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 में पढ़ रहे छात्र छात्राएं पात्र होते हैं। विद्यालय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ 2006 में वर्षाकालीन पौधरोपण से इसका क्रियान्वयन शुरू किया गया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हर परिसर हरा परिसर योजना। राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग ने वर्ष 2015 में यह योजना शुरू की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाली बढ़ाना, पर्यावरण शुद्धिकरण करना तथा शहरों के सौंदर्यीकरण कार्य को प्रोत्साहित करना है। आगे देख लेते हैं। राज्य के सभी जिलों में विभिन्न परिसरों जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, आपका धार्मिक संस्थान हो गया, कार्यालय हो गया, सरकारी या फिर गैर सरकारी जो भी हो, इन सभी परिसरों को इसके तहत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वानिकी कार्यक्रम। वानिकी कार्यक्रम के बारे में यदि देखें तो बंजर भूमि पर वन का विकास करना इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। इसके लिए 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि को चिन्हित किया गया है। तो यह 1000 किलोमीटर भूमि जो है वह याद रखिएगा, वर्ग किलोमीटर। इस कार्यक्रम के तहत कुल पड़ती भूमि के 1/3 भाग पर वन का विकास किया जाना है। यह भी याद रखिएगा कि 1/3 पर करना है। वितरित या रोपित पौधों पर चयनित संस्थानों का ही संपूर्ण अधिकार होता है। आगे है मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखिएगा। 2013-14 में यह नई योजना शुरू की गई थी। इस योजना में परंपरागत वानिकी से हटकर ग्रामीणों में ग्रीन बेल्ट के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। योजना के तहत बिहार के प्रमुख शहरों पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा, राजगीर तथा मुजफ्फरपुर को वृक्षों से गहन रूप से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं वन्य प्राणी दत्तक ग्रहण योजना। इस योजना का अभिप्राय जनता को वन्य प्राणियों एवं उनके संरक्षण से सीधे जोड़ने का है। ठीक है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति, परिवार, प्रतिष्ठान अथवा संस्थान अपनी स्वेच्छा से चिड़ियाघर के किसी भी प्राणी को गोद ले सकेगा और एक निश्चित अवधि के लिए उसके आहार एवं रख रखाव के व्यय का वहन करेगा। इसके बाद है आपका लास्ट, शहरी स्थलों का हरितीकरण, मतलब उनको ग्रीन बनाना। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा शहरी पार्कों की लैंडस्केपिंग तथा शहरी क्षेत्रों में हरित स्थलों के रख रखाव से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। तो अगर इतना आप लिख देते हैं, वन संबंधी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार सरकार के प्रयासों के बारे में बताएं, क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन जो है वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है और लगातार इस पर प्रश्न बनते हैं। तो यदि बिहार सरकार के प्रयासों के बारे में पूछा जाए और इन योजनाओं का आप जिक्र करते हैं कि पिछले 10-15 साल में ये सब योजनाएं चलाई गई हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका आंसर का जो मतलब नंबर मिलेगा ना, तगड़ा मिलेगा और आप सबसे आगे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है 4-5 किताबों से मिला करके मैंने नोट्स तैयार किया है। आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान। ठीक है। इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण से संबंधित समस्याओं से निपटना है। जल जीवन हरियाली अभियान के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत 9 अगस्त 2019 को बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर की गई थी। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा, इसी दिन जो है आपका जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई थी 2019 में। लोगों का कथन क्या है, अब इसका लोगो जो है उस पर कथन क्या लिखा हुआ है, तो जल जीवन हरियाली तभी होगी खुशहाली। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसी मंत्रालय का आपका टैग लाइन पूछा गया था, शायद परिवहन मंत्रालय का पिछली बार पूछा गया था। इस योजना के लिए 2019-20 से लेकर 2021-22 तक 3 वर्षों के लिए कुल 24,524 करोड़ रुपए अनुमानित हैं, मतलब अनुमान के स्वरूप खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अभियान की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 2019 को की थी। ठीक है। तो पृथ्वी दिवस के अवसर पर घोषणा की गई और शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। नेक्स्ट है नमामि गंगा योजना के तहत वृक्षारोपण जो किया जा रहा है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। बिहार के 20 जिले जहां से गंगा एवं उनकी सहायक नदियां बहती हैं। देखिए, अब यहां से एक और क्वेश्चन बन गया कि बिहार में कितने जिलों से गंगा एवं उनकी सहायक नदियां बहती है, तो 20 जिले। जिलों में नमामि गंगे योजना के तहत
पौधरोपण किया जाना है। ठीक है, और आपको मैंने अपवाह तंत्र में बताया था, पिछला वीडियो भी देखिएगा आप लोग। अपवाह तंत्र जो बिहार का मैंने बताया है, उसमें मैंने बताया है कि गंगा किनारे कितने जिले हैं, कितने शहर हैं, यह सब मैं बता चुका हूं। तो बताइएगा कि यहाँ पर तो सहायक नदियों को मिला करके है, लेकिन केवल गंगा नदी को देखा जाए तो कितने जिले हैं जो कि गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, या फिर जहाँ से गंगा नदी गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में गंगा सॉरी यहाँ पर दे ही दिया है। बिहार में गंगा जो है वो 12 जिलों से होकर बहती है। कौन कौन है? बक्सर, भोजपुर, समस्तीपुर, सारण, पटना, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, यहाँ पर मैप निकाल लीजिए बिहार का और उस समय देख लीजिए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा ऐसा कि फिर नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो मैप निकाल करके ये सारे जिले देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और 12 जिलों से होकर बहती है। कई बार पूछा गया है बिहार के एग्जाम में, तो याद जरूर रखिएगा। इस योजना के तहत आर्द्र भूमि का विकास एवं इको पार्क के निर्माण से गंगा एवं उनकी सहायक नदियों के किनारे बसे स्थानीय समुदायों को रोजगार एवं आय का स्रोत प्राप्त होगा। योजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में किया जाएगा। फेज 1 जो होगा वह 2015-16 से 2020-21 तथा फेज 2 जो होगा वह 2021-22 से 2024-25 तक चलेगा। तो अभी जो है फेज 1 चल रहा होगा, अभी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा फेज 1। अब कुछ प्रमुख आंकड़े देख लेते हैं हम लोग। तो 2019 में बिहार में कुल कार्बन स्टॉक कितना था? तो 55,239 टन। ठीक है, यह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये कार्बन उत्सर्जन कितना होता है उसी को कार्बन स्टॉक कहा गया है। तो 2019 का आंकड़ा ये दिया हुआ है। विभिन्न समूहों में वन्य कार्बन स्टॉक 2019 जो है ये अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे यदि पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बिहार में वर्ष 2010-11 से 2018-19 के मध्य 155 परियोजनाओं में 1819.89 हेक्टेयर वनों की जमीन का उपयोग किया गया, जिनमें सबसे अधिक परियोजनाएं सड़क निर्माण से संबंधित थी। ठीक है, यह भी इम्पॉर्टेंट है कि सड़क निर्माण से संबंधित परियोजनाएं जो हैं वो सबसे अधिक थी। जो वन क्षेत्र हैं उनमें ये परियोजनाएं लागू की गई थी। ठीक है, बिहार में 2018-19 में जंगलों में आग लगने के 524 मामले चिन्हित किए गए थे, जिसमें लगभग 734.1 हेक्टेयर जंगल को नुकसान हुआ था। बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का राजस्व 2019 में 11% वार्षिक दर से बढ़कर 24.13 करोड़ रुपए हो गया था। ठीक है, तो कितना प्रतिशत से बढ़ा था यह याद रखिएगा, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपका पीटी के लिहाज से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बिहार के राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य एवं पक्षी विहारों के बारे में। ठीक है, तो राज्य में वन्य जीवों, जलीय पक्षियों एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान आपका नेशनल पार्क जो है मात्र एक है बिहार में, वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण जिले में है। ठीक है, जबकि 13 वन्य जीव अभयारण्य अधिसूचित है। तो यह जो है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यह बहुत बार पूछा गया है, हर 1-2 साल पर पूछ लेता है कि पश्चिम चंपारण जिले में है एकमात्र उद्यान कौन सा है। तो आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, निश्चित तौर पर इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और कौन कौन से आपके वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे अभयारण्यों के नाम पहले देखेंगे, उसके बाद स्थान देखेंगे कहाँ पर है, फिर वर्ग, क्षेत्रफल और स्थापना वर्ष देखेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, यह जो है आपका मुंगेर में है, बहुत बार पूछा जा चुका है तो याद रखिएगा। 681.99 वर्ग किलोमीटर है और 1976 में स्थापित हुआ था। तो आप स्थान और बांध और ये जो अभयारण्य है इसका नाम जरूर याद रखिएगा, बाकी सब भी यदि याद रखे तो बहुत अच्छा है। दूसरा है आपका गौतम बुद्ध, यह जो है आपका गया है भगवान बुद्ध के नाम से, तो गया, बोध गया, याद रखिएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देखें तो यह भी पश्चिम चंपारण में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पंत वन्य जीव अभयारण्य यह राजगीर में है, याद रखिएगा। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य यह पश्चिम चंपारण में है, यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, तो यह तो कैमूर नाम से आप स्पष्ट है कि कैमूर जिले में है, ये बहुत बार पूछा गया है। नागी डैम, नागी नखटी डैम जो है यह जमुई में, यह बहुत बार पूछा गया है।
नागी डैम और नकटी डैम। ठीक है, यह दोनों जो है आपका जमुई में है और यह बहुत बार पूछा गया है। अभी हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है, जनवरी के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था आपको नागी नकटी डैम के बारे में, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, क्योंकि इसको जो है आपका मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इसको माना जाता है, विश्व स्तर पर इसका जो है महत्व है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन, यह जो है आपका भागलपुर में है। ठीक है, डॉल्फिन का नाम सुनते ही जो है आप पटना मत लगा दीजिएगा। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन जो है यह भागलपुर में है और बराबर चर्चा में रहता है। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, यह जो है दरभंगा में है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा बरैला झील, यह तो एकदम भूलना ही नहीं है। बरैला झील यानी कि सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार, यह पातेपुर वैशाली में है, क्योंकि मेरे राज्य जिले में है तो मुझे तो याद है, आप भी जरूर याद रखिएगा, बराबर पूछा जाता है। और स्थापना वर्ष यदि याद करना हो और क्षेत्रफल याद करना हो तो आप वीडियो पॉज करके आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में और वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में। ठीक है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यदि देखें तो यह जो है बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, यह तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एकमात्र नेशनल पार्क है। स्थापना इसकी 1989 में हुई थी और एकमात्र है इसलिए पूछा जाता है बराबर, तो स्थापना इसका याद रखिएगा पीटी के लिए। यह उद्यान पश्चिमी चंपारण जिले में है, लगभग 335.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, यह भी याद रखिएगा। इस उद्यान में मुख्य रूप से बाघ, काला भालू, गैंडा, जंगली कुत्ता, हिरन, जंगली भैंस, तेंदुआ इत्यादि वन्यजीव पाए जाते हैं। वर्ष 1991 में इस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वर्ष 2014 में राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण द्वारा इस टाइगर रिजर्व का सर्वे किया गया, जिसके पश्चात इस टाइगर रिजर्व को उच्च श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो यह जो है इसका महत्व हो गया। आगे देख लेते हैं अन्य वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में। तो सबसे पहला है आगे देख लेते हैं राज्य के अन्य वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसमें आप भी गए होंगे, जो पटना का चिड़ियाघर है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, यह पटना स्थित जैविक उद्यान है, जिसे चिड़ियाघर के रूप में 1973 ईस्वी में सभी के लिए खोल दिया गया था, तो यह याद रखिएगा। वैसे स्थापना याद रखिएगा 1969, यही बहुत है। ठीक है, यह 153 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस उद्यान में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों को संरक्षित रखा गया है, जिसमें गैंडा है, जिब्रा है, जिराफ है, बाघ है, मगरमच्छ है, मोर है, ये सब देखने को मिलता है। हम लोग गए थे तो देखे थे, आप भी गए होंगे। वैसे बहुत टाइम हो गया मुझे तो गए हुए, आप लोग जा करके देखिए, मज़ा आएगा। इस जैविक उद्यान में एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र एवं सांपों का घर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बिहार में स्थित है और पूरे विश्व में प्रचलित है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है, यह आपका करंट अफेयर्स का पॉइंट है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। यह जो है मुंगेर जिले में स्थित है, जो कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। यहाँ तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, लंगूर, बंदर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर, सांप इत्यादि पाए जाते हैं। मनोरम पहाड़ियों, प्राकृतिक वादियों एवं घने जंगलों के से घिरे भीम बांध अभयारण्य में गर्म जल के भी बहुत सारे स्रोत पाए जाते हैं। ठीक है, मुंगेर के गर्म जलों के स्रोतों के बारे में मैं बता चुका हूँ पीछे अफवाह तंत्र में और नदी जल संसाधन में, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी, गया जिला में स्थित है। ठीक है, 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अभयारण्य में कौन कौन सा जीव पाया जाता है? तो चीता है, सांभर है, तेंदुआ है, हिरन है, चीतल है, ये सब पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैमूर। तो यह जो है 1979 में स्थापित कैमूर जिले में है। 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य है, इसलिए याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल अनुसार यह सबसे बड़ा है। ठीक है, इस अभयारण्य में सांभर, हिरन, भालू, चौसिंगा,
आपका भेड़िया इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राजगीर वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक है, स्थापना जो है वह 1978 में। वन्यजीव अभयारण्य में नालंदा जिले में 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भेड़, गाय, भालू, बंदर इत्यादि पशु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विक्रमशिला कांगेर डॉल्फिन अभयारण्य, यह जरूर याद रखिएगा, 1990 में स्थापित, विस्तार 60 किलोमीटर है, भागलपुर जिले में अवस्थित है, गंगा नदी से संबंधित एक जलीय जीव अभयारण्य है। इसके तहत विशेष रूप से डॉल्फिन संरक्षण कार्य किया जाता है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, यह तो आपको याद भी होगा, और याद नहीं है तो याद जरूर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं उदयपुर वन्य प्राणी अभयारण्य। उदयपुर के बारे में देखें, उदयपुर राजस्थान वाला मत समझिएगा। उदयपुर वन्य प्राणी अभयारण्य जो है इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई। यह अभयारण्य पश्चिम चंपारण जिले में है, 8.74 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। चीता, सांभर, हिरण, भालू इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य, तो स्थापना 1976 ईस्वी। कहाँ पर है तो पश्चिम चंपारण जिले में। कितने क्षेत्र में फैला है 899.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, और भालू, हिरण, चीतल, सांभर, चीता इत्यादि पाए जाते हैं। चलिए आगे देख सकते हैं बिहार के प्रमुख पक्षी विहार एवं अभयारण्यों के बारे में। तो सबसे पहला है आपका नागी नकटी डैम। नागी डैम जो है, पहले नागी डैम के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। यह पक्षी अभयारण्य जमुई जिले में 7.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ संरक्षित पक्षी कौन कौन है तो कोयल है, गोरैया है, तोता है, मैना इत्यादि है। ठीक है, और नागी नकटी डैम अभी याद आया कि किस लिए फेमस था, तो यहाँ पर प्रवासी पक्षी जो है वो बराबर आते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ आयोजन हुआ था, जनवरी के करंट अफेयर्स में मैंने बताया है, वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, अब नकटी डैम देखें तो पक्षी अभयारण्य के बारे में। अच्छा, एक चीज़ इससे याद आया, यदि आप लोगों ने करंट अफेयर्स देखा है जनवरी वाला बिहार का, तो उसमें मैंने बताया था कलरव के बारे में। ठीक है, तो कलरव का आयोजन कहाँ हुआ था, जो कि आपका प्रवासी पक्षियों के लिए समारोह था, वह जरूर कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, ये मत समझिएगा कि जमुई आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्थापना 1987 ईस्वी। जमुई स्थित यह पक्षी अभयारण्य 3.32 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, और यहाँ पर कोयल, गोरैया, तोता, मैना, गिलहरी इत्यादि संरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1971 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, 1971 में यह स्थापित हुआ था। आगे देखते हैं, यह अभयारण्य गया जिले में 259.48 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यहाँ तेंदुआ, चीता, सांभर, हिरण, चीतल इत्यादि पशु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत जरूरी है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य। स्थापना इसकी 1989 में हुई थी, और 1989 में मान्यता मिली थी। यह अभयारण्य बेगूसराय जिले में है, 63.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। मंगोलिया एवं रूस, साइबेरिया से यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। इसकी गणना विश्व के श्रेष्ठ वेटलैंड्स में की जाती है, तो इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट है गोगाबिल पक्षी विहार। यह भी जो है आजकल जो है न्यूज में रहा है हाल ही में, गोगाबिल, तो याद रखिएगा। मान्यता इसको भी जो है 1990 में मिली। कटिहार जिले में स्थित है। ठीक है, कटिहार जिले में स्थित है यह पक्षी विहार। 0.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस पक्षी विहार में एक धनुषाकार झील है जिसका नाम है गोगाबिल। ठीक है, आगे देख लेते हैं बक्सर पक्षी विहार। यह पक्षी विहार बक्सर जिले में स्थित है, नाम से ही पता चल रहा है। विस्तार 25 वर्ग किलोमीटर में है। अक्टूबर माह में कश्मीर से लालसर नामक पक्षी यहाँ प्रवास के लिए आते हैं, जो मार्च महीने में वापस कश्मीर लौट जाते हैं। तो कश्मीर से लालसर पक्षी किस पक्षी विहार में आते हैं तो आपका बक्सर पक्षी विहार में, क्योंकि हमारे नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट है कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार के बारे में यदि हम देखें तो यह दरभंगा जिले में स्थित है, और यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है जो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यह जो है आप याद रखिएगा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। अक्टूबर माह में इस पक्षी विहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास हेतु आते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला ही था कि यह मेरे नज़दीक में है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यह साइबेरियाई पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है, तो याद जरूर रखिएगा, दरभंगा जिला, कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पेज पर, और यहाँ पर देखेंगे
कि अरे यार ये तो उल्टा हो गया, बिहार सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयास। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग देख लेते हैं इस PDF में। ओके, आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको वो नहीं कर पाऊँगा, इस पर साइन वगैरह नहीं बना पाऊंगा। बिहार सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में देखें तो बिहार राज्य में स्थित राजगीर को जू सफारी के रूप में विकसित करने की योजना है, जो कि जनवरी के करंट अफेयर्स में मैं बताया भी हूं कि जू सफारी, जंगल सफारी या जू सफारी जो है वो शुरू किया जा चुका है। पक्षियों के लिए बरेला झील पक्षी आश्रयनी यानी कि सलीम अली जुब्बा सहनी या फिर कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार को भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की सहायता से विकसित किया जा रहा है। तो मैंने बताया ही था कि यह जो है न्यूज में रहता है आजकल। राजगीर स्थित पंत आश्रयनी की उच्चतम प्रबंधन योजना तैयार करने का कार्य राज्य सरकार ने ऊर्जा और अनुसंधान संस्थान को दिया गया है। ठीक है, तो यह जो है कुछ करंट अफेयर्स है जो कि आपको याद जरूर रखने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इसी के साथ यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। उल्टे पर ही मैं बता देता हूं आपको कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, घंटी का आइकॉन, और इसके अलावा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारे लोग इसको देख सकें और लाभान्वित हो सके। BPSC मेंस हो, PT हो, CDPO हो, बिहार SSC हो, बिहार SI हो, किसी भी एग्ज़ाम में, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से PT में बनता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि बिहार स्पेशल के नोट्स चाहिए जो मैंने बनाए हैं, तो इसका PDF चाहिए तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9525360283 पर। लेकिन थोड़ा सा सेवा शुल्क लगेगा, बहुत मेहनत से नोट्स बनाया हूँ, तो आप जो है थोड़ा सा सेवा शुल्क दे करके ये नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल से आपको बता दूं कि लगभग 35 क्वेश्चन आपके बिहार स्पेशल से पूछे जाते हैं। ठीक है, और करंट यदि मिला दें तो टोटल 50 क्वेश्चन जो है आपका बिहार स्पेशल से ही होता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से बिहार स्पेशल को पढ़ा कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियोज पहले भी डाल चुका हूँ इसी प्लेलिस्ट में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन का आपको बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिए। चलिए अब इसी वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, वैसे ही लंबा बहुत ज़्यादा हो गया, तो मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।